नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टेस्ट हब के ऊपर। और आज हम रेनेसां एज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न में इतनी डिटेल से मैंने जो इसके जो मेन पॉइंट है उसको शामिल किया है कि आपका परीक्षा से बाहर इसके प्रश्न बहुत ही कम जाने की संभावना है। जो भी अन्य फैक्ट बचेंगे हम दूसरी क्लास में लाएंगे, लेकिन हमारी इस पहली क्लास से ही आपको लगभग रेनेसां एज के बारे में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ी थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। रेनेसां एज जो है वो एक तो मिडिल एज जो थी उसके अगेंस्ट ये जो मोमेंट है वो चला था लगभग 1400 से 1700। 1400 से 1700 का जो सन है उसके मध्य में ये चला था लगभग 300 साल। कितने साल? 300 साल का ये मोमेंट या समय था जिसमें रेनेसां एज से संबंधित जो राइटर थे, जो लोग थे, वो इस सोच को लेके चले थे 300 साल तक। और ये मिडिल एज जो कि 6 से 14, छठी से 14वीं शताब्दी के मध्य की एज थी, जिसे डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। किस एज के नाम से? डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। उस एज के अगेंस्ट ये मोमेंट था। किसके? उस एज के अगेंस्ट ये मोमेंट अपना। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में हमें यह जानना है कि द वर्ड रेनेसां जो है उसका मीन क्या है। मीन का अर्थ है, उसका अर्थ क्या है। ये जो प्रश्न है वो 2011 से 2013 के लगभग पूछे जाते थे। तो रिबर्थ ऑफ नॉलेज है इसका अर्थ, या रिवेकिंग ऑफ रिलीजियस स्पिरिट है, या बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा है। तो इसका पहला जो आंसर है वो सत्य हो जाएगा, रीबर्थ ऑफ नॉलेज। इसके जो मीन है वो दो तीन है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो कहते हैं रीबर्थ ऑफ नॉलेज। क्या कहते हैं? रीबर्थ ऑफ नॉलेज। दूसरा एक बनता है इसका री अवेकनिंग। क्या है? री अवेकनिंग। री अवेकनिंग यानी पुनर्जागृत हुए थे लोग। पहले जो लोग जागृत थे, उसके बाद जो डार्क एज आई, जो मिडिल एज आई थी, उसमें लोग सो गए थे। वापिस री अवेकनिंग हुआ है, वापिस लोग एक्सप्लोर करने लगे, वापिस लोग सवाल करने लगे। उससे संबंधित है ये जो चीज है वो आपके सामने है, री बर्थ, री अवेकनिंग। या फिर इसे रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवाइवल ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हमारा क्लियर हो चुका है। मीन से संबंधित मेरा यह मानना है कि आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। समय जो है वो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक के मध्य का जो समय है 300 साल का लगभग, वो रेनेसां मोमेंट का, रेनेसां अपना जो पीरियड है उसका समय रहता है। सेकंड पे चलते हैं, थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। रेनेसां जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है? फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है रीबर्थ या रीअवेकनिंग। और ये हमें पता चल चुका है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, विच टाइप ऑफ मोमेंट इज रेनेसां? रेनेसां किस तरीके का मोमेंट था? आपको पता होना चाहिए। रेनेसां एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट था या रिलीजियस था या दोनों था? तो हमें याद रखना है रेनेसां एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट था। कैसा था? इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक मोमेंट था। इसके अंदर लोगों ने सवाल करने जवाब कर सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए, जवाब मांगना स्टार्ट कर दिया और तर्क वितर्क की बातें करने लगे थे लोग। इससे संबंधित बड़े ही शानदार शानदार जो आगे प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके बताऊंगा। और इससे एक और अन्य प्रश्न बनता है। ये तो रेनेसां है। रेनेसां के अलावा एक आता है रिफॉर्मेशन। क्या आता है? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन जो है ना वो एक रिलीजियस मोमेंट था, जबकि रेनेसां तो एक इंटेलेक्चुअल मोमेंट था। द वर्ड रेनेसां वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाई, किसके द्वारा फर्स्ट टाइम जो ये नाम है रेनेसां किसने दिया होगा? ये हमें पता होना चाहिए। ये जो नाम है वो दिया था जुलियस माइकल ने। किसने दिया था? जुलियस माइकल ने नाम दिया था। ये 1855 में उनकी एक बुक आई थी। क्या है? 1855 में उनकी एक बुक आई थी, उसका नाम था हिस्टोरियन डे फ्रांस। क्या नाम था? हिस्टोरियन डे फ्रांस नाम था उसका। और उस बुक में इन्होंने इस शब्द को पहली बार यूज किया था। और ये शब्द जो है जुलियस माइकल के द्वारा यूज किया गया। 1855 में उनकी पुस्तक थी, उसके अंदर ये टर्म कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं। माइकल के द्वारा ये सबसे पहले हिस्टोरियन थे और उनके द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। रेनेसां जो कि एक कल्चरल हिस्ट्री और मिडिल एज से संबंधित जो फॉलो करने वाली एज है उससे संबंधित ये बताया गया था। मिडिल एज को फॉलो करने वाली एज कौन थी? मिडिल एज को फॉलो का मतलब उसके बाद जो आने वाली एज थी वो कौन सी थी? अपनी रेनेसां एज थी। और उससे पहले कौन सी थी? मिडिल एज थी। उससे पहले क्लासिकल लर्निंग या क्लासिकल एज बोला जाता है, वो थी। आगे चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। रेनेसां जो है वो किस कंट्री में सबसे पहले बिगिन हुआ? तो हमें याद रखना है, फ्रांस में या इंग्लैंड में या जर्मनी में या इटली में। ये प्रारंभ हुआ था इटली में। कब प्रारंभ हुआ था? इटली में 14वीं शताब्दी में प्रारंभ होता। इटली के बाद इंग्लैंड में फैला। कहाँ पे फैला? इंग्लैंड में। और उसके बाद 17वीं शताब्दी तक जाते जाते तो ये पूरे यूरोप में फैल गया। कहाँ पे फैल गया? पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो हमें याद रखना है इटली में रेनेसां का सबसे पहले जो रेनेसां है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। रेनेसां जो है 14वीं शताब्दी में इटली में यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए न्यू लिटरेरी फॉर्म इन रेनेसां पीरियड, द एसे। क्या नाम है भाई? द एसे। ये द एसे है वो किसके द्वारा यूज किया गया था? रसल के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा या बेकन के द्वारा? तो हमें पता होना चाहिए ये बेकन के द्वारा यूज किया गया था। बेकन ने इसे यूज किया था और बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकन को द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं। याद रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बेकन से संबंधित अच्छा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए ट्रू प्रोलूग ऑफ रेनेसां? प्रोल्यूग, जो प्रोल्यूग है, ट्रू प्रोल्यूग किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा वर्क है जिसको कहा जाता है? मार्लो का फास्टस, या मोरे का यूथोपिया, या शेक्सपियर का हेमलेट, या बेकन का एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग? देखिए साथ में ये क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। मार्लो ने डॉक्टर फास्टस लिखा था, मोरे ने यूथोपिया लिखा था, शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा था, बेकन ने एडवांसमेंट और लर्निंग लिखा था। ये भी मैंने शामिल किए हैं ताकि आपको इनके वर्क भी याद रहें। तो हमारा जो इसका उत्तर है वो होगा मूरे का यूथोपिया। ये एक यूथोपिया जो है वो एक इमेजिनरी लैंड होता है और ये ट्रू प्रोलूग ऑफ रेनेसां माना जाता है। 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं। वो इज कंसिडर्ड ए ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां कौन है? तो वो है मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसां क्या है? तो पहला है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स था, इंटेंस पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म है, साइंटिफिक डेवलपमेंट और डिस्कवरीज है, रिलीजियस कंट्रोवर्सी है। तो हमें याद रखना है ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? रेनेसां के। देखिए यहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में व्यापारी बहुत ज़्यादा फैल गए थे। वो सोचने लगे थे कि हमें यहीं पे काम करना है, एंजॉय करना है, इंटोरोगेट करना है, एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहते थे, हर चीज़ के बारे में वो व्यापार और उसको एक्सपेंशन करना चाहते थे। दूसरा है इंटेंस पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म, ये भी चला था। तीसरा है साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड डिस्कवरीज हुई थी। और 4 नंबर है रिलीजियस कंट्रोवर्सी, वो धर्म के बारे में सवाल करने लगे थे। वो मानी हुई जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही थी उसको मानना नहीं चाहते थे, उसके ऊपर सवाल करना स्टार्ट कर दिया था। ये सभी की सभी जो चीजें हैं वो रेनेसां में हुई थी। इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी चर्चा बहुत ज़्यादा होती थी। पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो चर्चा करते थे। और हमें देखने को मिलता है कि इनके जो धर्म के प्रति जो आइडिया थे, धर्म के प्रति जो आइडिया थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। ये सब चीज़ें जो है वो रेनेसां को बताती है और हमें ये ध्यान में रखनी है। 9 नंबर प्रश्न, हाउ रिफॉर्मेशन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ए रेनेसां? रेनेसां से रिफॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार भिन्न है? मैंने आपको पहले बता दिया कि रिफॉर्मेशन जो है वो एक रिलीजियस मोमेंट था, जबकि रेनेसां जो है वो एक इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक मोमेंट है। ये एक धार्मिक मोमेंट था, ये एक बौद्धिक मोमेंट था, दोनों में यही भिन्नता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसां? इनमें से कौन से शब्द हैं या कौन सी जो विशेषताएं हैं वो रेनेसां की ट्रू स्पिरिट मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इंटोरोगेट, इंजॉय एंड एक्सप्लोर। लोग आनंद लेना चाहते थे, इंटोरोगेट करना चाहते थे, तर्क वितर्क बातचीत करना चाहते थे, प्रश्न करना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे नई नई चीज़ों को। तो ये जो है वो ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसां मानी जाती है। Who is known as the मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? देखिए 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं मॉर्निंग स्टार के। पहला जो प्रश्न है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के बारे में, दूसरा जो प्रश्न होगा द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां के बारे में होगा। तो दोनों ही अलग अलग है। पहले प्रश्न का जवाब है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। रेनेसां इज कंसिडर्ड एज ए प्रोडक्ट और रिएक्शन अगेंस्ट? रेनेसां को किसके विरोध में ये माना जाता है? जो मूवमेंट चला था वो किसके? रोमांटिक एज में विरोध में था, या विक्टोरियन के था, या मिडल था? तो हमें याद रखना है मिडल एज के विरोध में ये था। 6 से 14वीं शताब्दी तक जो एज थी उसे डार्क एज भी कहा जाता है, मिडल एज भी कहा जाता है। तो ये जो एज थी उसके विरोध में ये रिएक्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पिलर ऑफ रेनेसां? इनमें से कौन सा एक पॉइंट है जो रेनेसां का पिलर नहीं है, यानी आधार स्तंभ नहीं है, जो उसको आधार प्रदान नहीं करता? तो पहला है इंडिविजुअलिज्म। लोग इंडिविजुअल हो चुके थे, एकदम सही है। ह्यूमनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी उन्होंने। मैनरिज्म ये नहीं था, मैनरिज्म है नहीं था, जबकि सेकुलरिज्म था। 3 पॉइंट तो ये थे और मैनरिज्म इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने के पिलर कौन कौन से थे। 14 नंबर जो अपना प्रश्न है उसमें यह है कि द एसेंस ऑफ ए मोमेंट,
द एसेंस ऑफ द मोमेंट, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ये इसका अर्थ भी है, ये इसका मीन भी है। और द रिवाइवल ऑफ लर्निंग का असली अर्थ क्या है, किस चीज़ की लर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ, आदमी ने खुद की खोज की, यूनिवर्स की खोज करने के बारे में ये जो करते हैं लर्निंग की गई थी, उसी को द रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहा गया था। तो हमें याद रखना है मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। 15 नंबर प्रश्न, अच्छा प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, हमें याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। आजकल एग्जाम जो आते हैं उसका पैटर्न बदल चुका है और प्रत्येक पॉइंट हमें आना ही चाहिए। रेनासा कैन बी डिफाइंड और डिस्क्राइब्ड एज, रेनासा को किस तरीके से डिफाइंड और डिस्क्राइब किया जा सकता है, वर्णन किस तरीके से किया जा सकता है। द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एसेज ऑफ द डार्क एज, यह जो अभी वर्तमान में जो मॉडर्न एज है वो एसेज ऑफ द डार्क एजेस यानी उसकी जो धूल है उससे निकला हुआ है, सही है एकदम, क्योंकि रेनासा जो एज है वो किसके अगेंस्ट था, डार्क एज के विरोध में था। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिलीवरी ऑफ मैन, दोनों के दोनों सही है, वर्ल्ड की भी, संसार की भी खोज करने लगे थे लोग, और मैन जो है उसके अंदर की जो खोजें थी वो भी होने लगी थी। तीसरा जो है द एरा ऑफ अनट्रेम्बल्ड इंडिविजुअलिज्म इन लाइफ, रिलीजन एंड आर्ट, प्रत्येक चीज के ऊपर व्यक्तिगत जो राय थी, व्यक्तिगत सोच थी वो विकसित होने लगी थी, ये भी सही है, अलग अलग। तो ये चारों के चारों, तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो रेनासा को डिफाइन करते हैं, हमें याद रखना है। अब ये अपना आ गया, मैंने पहले भी बताया था आपको, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जो है वो वाइक्लिफ थे, जबकि जब मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा जो है वो जियोफ्री चौसर होगा। जियोफ्री चौसर जो है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा कहा जाता है। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। रेनासा इन इंग्लैंड इज कंसिडर्ड टू हैव बिगन विद एसेसन ऑफ, किसके एसेसन के साथ साथ ये जो रेनासा पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था किंग हेनरी सेवंथ, किंग हेनरी सेवंथ के साथ ये प्रारंभ हुआ था। द रेनासा वाज ऑन इट्स पीक इन द रीजन ऑफ, किसके राज में, किसके क्षेत्र में रेनासा जो था अपने चरम पर पहुंच चुका था, तो वो थी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के समय में ये अपने पीक पर पहुंच चुका था, चरमोत्कर्ष पर था, जबकि किंग हेनरी सेवन के समय ये बिगन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। द रेनासा लेड एम्फेसाइजेस ऑन, किसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, वर्ल्डलीनेस के ऊपर, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन के ऊपर। तो हमें सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ये जो तीनों चीजें अपने को दी हुई है उसके ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, वर्ल्डलीनेस के ऊपर और ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, व्यक्ति के पूरे विकास के ऊपर ये बात करता है। नोम ऑर्गेनम एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द होल मार्क ऑफ इंग्लिश रेनासा बिलोंग टू, ये किसने लिखे थे, बड़े शानदार प्रश्न है, मैं गारंटी ले रहा हूं कि लगभग इस तरह के प्रश्न आने के चांसेज बनते हैं। जो विशेष जो राइटर थे, विशेष जो ऑथर थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार शानदार बुक्स या जो अपना वर्क है वो लिखे थे, उन वर्क से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमें याद रखना है नोम ऑर्गेनम एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये तो एक थ्योरी है बड़ी गजब की, ये तो पूछा जाने की संभावना है एडवांसमेंट और लर्निंग का। तो हमें याद रखना है फ्रांसिस बेकन ने ये जो हॉलमार्क है वो स्थापित किया था। 21 नंबर प्रश्न, whose writings are the true specimen of the materialistic and Machiavellian fact of Renaissance, तो ये जो है वो भी फ्रांसिस बेकन के मेटरलिस्टिक और मैकियावेलियन जो फैक्ट से संबंधित जो वर्क था या जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, फ्रांसिस बेकन को माना जाता है, हमें याद रखना है। 22 नंबर प्रश्न में कुछ विशेष सन हैं जो आपको इस एज से संबंधित याद रखने होंगे और उनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है वो हमें बताना है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट रेनासा, रेनासा के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। देखिए पहला तो है 1516 में थॉमस मोरे ने यूथोपिया लिखा, एकदम सही है। दूसरा है 1576 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई, एकदम सही है। 1476 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई। 1576 में द थिएटर इज बिल्ड, थिएटर को बिल्ड कर दिया गया, पहली बार थिएटर बना था 1576 में, एकदम सही है। 1599 में शेक्सपियर का जो थिएटर था उसका नाम था ग्लोब थिएटर। क्या नाम था ग्लोब थिएटर, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। देखिए जो रेनासा पीरियड है उसका मतलब ही शेक्सपियर या फिर एलिजाबेथन एज को माना जाता है, क्योंकि उसी के समय ये पीक पर था, उसी के समय ये चरमोत्कर्ष पर था। इसी कारण शेक्सपियर का जो थिएटर है वो कौन था, ग्लोब थिएटर था। और 1588 में क्वीन एलिजाबेथन का एक्सेशन होता है, राज्याभिषेक होता है, वो गद्दी पर बैठ जाती है, तो ये भी सही है 1588 का। तो सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो सारे के सारे ट्रू हैं, हमें ये याद रखना है।
इससे संबंधित और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो हम या तो दूसरे जो वीडियो है उसमें बात करेंगे, थोड़ी थ्योरी भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो कमियां हों वो भी बताएं और जो अच्छी चीज़ लगी वो भी बताएं। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल द टेस्ट हब को आप सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के मिलता है तो हम और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। मैंने वीडियो के बीच में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि आप इसे शेयर करें। तो आपने ये पर्सन देखे, अच्छे पर्सन मैंने बनाने की कोशिश की है, तो आप इसे शेयर करें, लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारी द टेस्ट हब को ज्वाइन करें। उसके अंदर हमने मात्र 51 रुपये में सेकंड ग्रेड इंग्लिश के एमसीक्यू बैच लॉन्च कर रखा है, जिसमें पूरे के पूरे एमसीक्यू जो है वो आपको मिलेंगे। ग्रामर है, लिटरेचर और टीचिंग मेथड तीनों के, ग्रामर के, लिटरेचर के और टीचिंग मेथड के आपके सारे के सारे पर्सन जो है वो वहाँ पे मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को द टेस्ट हब को डाउनलोड करें और अन्य लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।